बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एज ए प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी काम करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। तरक्की पजीर ममालिक ख़ासतौर पर साउथ एशियन कंट्री और उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर दिल के अमराज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इस वक्त ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में नंबर 1 किलर कहलाता है आफ्टर एक्सीडेंट। ये और बात है कि दुनिया भर के अंदर इस डिजीज़ पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को काफ़ी चेंज किया है। मगर हमारे पास तशवीश की बात यह है कि ये बीमारी जो है अब यंगर पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल है। तो आज का हमारा जो मौजू इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम अपने इस बीमारी की सबसे पहला जो मर्द है एंजाइना के मुताबिक बात करेंगे कि एंजाइना क्या होता है, इसकी अलामत क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है और उसका तदारुक क्या होगा। एंजाइना किसी बीमारी का नाम नहीं बल्कि ये दिल की बीमारियों की अलामत है। ये कहना चाहिए कि हार्ट अटैक की ये पहली सीढ़ी है और जो एंजाइना होता है उसमें आमतौर पे लोगों को सीने में दबाव, दर्द या आमतौर पर जो बहुत कॉमन बात है वो गैस महसूस होती है। ये आमतौर पे बीच सीने में शुरू होता है दर्द और ये दर्द जो है फिर दोनों हाथों में, बाजू में, पेट में, गर्दन में या कहीं भी जा सकता है। लेकिन आमतौर पे ये टुंटी यानी जिसे हम अम्बलाइकस कहते हैं, अम्बलाइकस के ऊपर किसी भी हिस्से में ये जा सकता है। ये उस वक्त होता है जब दिल के पट्टों को दौरान खून प्रॉपरली ना मिले, यानी कि जब देयर इज मिसमैच ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पे भी ऑक्सीजन कम होती है, इसका दूसरा नाम इस्कीमिया है। तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से इस्कीमिया कहलाता है। इस्कीमिया जो है वो दिल का भी हो सकता है, इस्कीमिया जो है वो आंतों का भी हो सकता है, इस्कीमिया जो है वो टांगों का भी हो सकता है। यानी जिस जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर ऑक्सीजन के सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आएगा तो वहाँ में इस्कीमिया हो सकता है। तो जब दिल की तरफ दौरान खून सही नहीं होता और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो इसको हम एंजाइना कहते हैं। ये एंजाइना आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन अगर इसका सही वक्त पर सही टाइम पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एंजाइना को हम 4 या 5 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। सबसे कॉमन एंजाइना जो है स्टेबल एंजाइना होता है। यानी स्टेबल एंजाइना से मुराद वो है कि जब किसी मखसूस काम में या कैफियत के अंदर आपको तकलीफ हो, यानी कि आप चलते हुए आपको तकलीफ हो या खाना खाने के बाद चलने में तकलीफ हो या बहुत ज़्यादा खाना खा के भारीपन हो जाए तो उस वक्त आपको तकलीफ हो, इसे हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। दूसरी किस्म जो होती है वो होती है अनस्टेबल एंजाइना, यानी कि जब अब एंजाइना अपना करैक्टर और अपना टाइम चेंज कर दे उसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तीसरा हम कहते हैं वेरिएंट एंजाइना यानी प्रिज्मेटिक एंजाइना। ये आमतौर पर लेटने में एंजाइना होता है और ये आमतौर पर उस वक्त होता है जबकि शरीयानें सिकुड़ जाती हैं। चौथी किस्म जो एंजाइना की होती है वो माइक्रोवास्कुलर एंजाइना कहलाता है, जिसके अंदर आमतौर पर तब्दीलियाँ ज़्यादा नहीं होती लेकिन मरीज़ को दर्द होता है। पाँचवीं किस्म भी एक होती है जिसे हम कहते हैं साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना मसला ये होता है कि दिल की तकलीफ लोगों को महसूस नहीं होती है और होता ये है कि दौरान खून जो कम हो जाता है। और ये इस किस्म का जो एंजाइना है वो आमतौर पर कभी कभी ख़तरनाक होता है क्योंकि मरीज़ को अलामत नहीं होती और मसला उसको हो सकता है। इन 5 किस्म में जो अनस्टेबल एंजाइना है ये एक तरीके से इमरजेंसी होती है। हम इसे प्री इन्फेक्शन सिंड्रोम यानी हार्ट अटैक से पहले की कैफियत कहते हैं। अगर किसी का एंजाइना का टाइमिंग चेंज हो गए, करैक्टर चेंज हो गया, बेवक्त होने लगा है, जिसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए या करीबी हॉस्पिटल में रजू करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसको हार्ट अटैक हो जाए। आमतौर पे अनस्टेबल एंजाइना को छोड़ के बाकी जितनी भी एंजाइना है वो 5 से 15 मिनट तक के लिए होते हैं और ये किसी न किसी एक्टिविटी से टिकर ऑफ होते हैं, मतलब उसकी वजह से होते हैं। और वो एक्टिविटी या वो काम छोड़ दिया जाए तो ये एंजाइना रिलीव हो जाता है, यानी कि रेस्ट से एंजाइना रिलीव हो जाता है। या आप कभी ज़ुबान के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन रखें तो उससे भी एंजाइना रिलीव हो जाता है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन रखने से एंजाइना रिलीव नहीं हो रहा, आप 15 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं या करीबी हॉस्पिटल में जाएं ताकि वो आपको ये चेक करे कि खुदा न खास्ता कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। एंजाइना के लिए 4 ई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सरसाइज, इमोशन, ईटिंग और एक्सपोजर टू कोल्ड। इन चारों ई की वजह से एंजाइना हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना या प्रिज्मेटिक एंजाइना एक वो शक्ल है जो कि आमतौर पर रस में होती है और ये आमतौर पर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में होती है। इस एंजाइना की वजह ये होती है कि जो कोरोनरी वेसल्स हैं यानी दिल की शरीयानें जो है वो सिकुड़ जाती हैं और ये तकलीफ जो है बहुत ज़्यादा शदीद हो सकती है। इस दौर में
तकलीफ में मरीज आमतौर पर दर्द की वजह से उठ जाता है और जब जैसे वो नाइट्रोग्लिसरीन लेता है तो एंजाइना रिलीव हो जाता है। सिंपल एंजाइना में ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेस की वजह से ईसीजी किया जाए तो उसमें ईसीजी में चेंजेस आ सकती है। दूसरा वेरिएंट एंजाइना में आमतौर पर ट्रांसिएंटली दिल की शरीर जब सिकुड़ जाती है तो ईसीजी में चेंजेस आती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा हो। जब आप नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या मरीज रिलीव हो जाता है पेन तो वो ईसीजी नॉर्मल हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर ईसीजी एंजाइना के बाद एबनॉर्मल हो, ईसीजी नॉर्मल भी रह सकती है। उसके अलावा बाकी जो टेस्ट हैं जो आमतौर पर डॉक्टर को तजवीज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि कोई और मसला तो नहीं है। जैसे कि इकोकार्डियोग्राम इसलिए कराया जाता है ये देखने के लिए कि दिल की शरीरों के अलावा दिल के वैल्व का मसला तो नहीं है। एक्सरसाइज इसलिए कराया जाता है कि दिल का साइज़ क्या है। उसके अलावा जो है कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में ख़ास तौर पे ये हम कोशिश करते हैं देखने के लिए कि खून की कमी तो नहीं है या खून की बहुत ज़्यादा जाती तो नहीं है या उसको शुगर तो नहीं है या उसको रीनल फेलियर तो नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है तो मज़ीद एंजाइना को और डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरसाइज टेस्ट भी करवाते हैं। उसके अंदर हम पेशेंट को जो है वो इमेजिंग भी करवा सकते हैं और नॉन इमेजिंग, मतलब ये कि थैलेम स्कैन के बगैर भी हो सकती है ईटीटी और थैलेम स्कैन साथ भी किया जा सकती है। उसके अलावा सीटी एंजियो होता है जो कि नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी होती है और आखिर में फाइनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी है जो कि हमें 100% ये रिजल्ट दे सकता है कि दिल की शरियानों में कहाँ पर किस जगह पे और कितनी रुकावट है। एक दफ़ा जब एंजाइना डायग्नोस हो गया तो आपका डॉक्टर जो है वो आपको कुछ हिदायत देगा। नंबर बात ये है कि अगर आपको एंजाइना होता है तो उसकी पहली हिदायत ये होगी कि जिस वजह से आपको एंजाइना हो रहा है वो एक्टिविटी वो छोड़ दें। यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो आराम करें, अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया है तो अभी आराम करें और अगर खाना खाने की बात हो रही है तो अभी आराम करें, मतलब आप आराम करें और दिमाग के नीचे फौरी तौर पर एंजिसिन यानी कि आप नाइट्रोग्लिसरीन रख लें ताकि आपको आराम मिल जाए। अगर आपका एंजाइना रिलीफ नहीं हो रहा है, तकलीफ बढ़ रही है तो आप वेट ना कीजिए, फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर के पास या करीबी ऐसे अस्पताल में जहाँ पे दिल का मरीजों का इलाज होता हो, देखा जाता हो, वहाँ जाकर उसको रुजू कीजिए ताकि आपका सही तरीके से एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस हो जाए और आपका इलाज भी शुरू हो जाए। देखिए एंजाइना या दिल की तकलीफ जिसे हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, ये डिजीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ साथ रहती है, ये ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसको आप दवाओं से और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको दवाएं कम से कम यूज़ करनी पड़ेंगी। और ये याद रखिए कि दवाइयाँ जो शुरू होती हैं वो दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी है। डॉक्टर आपको आमतौर पर एंजाइना में कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं जिसके अंदर ऑन टॉप जो एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और स्टेटिन्स हैं। इसके अलावा कुछ और दवाएं भी एसी इनहिबिटर या एआरबी जो है, अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसके हिसाब से वो आपको दवा तजवीज़ कर सकते हैं। देखिए जब आपको दवाएं शुरू हो गई हैं तो प्लीज़ दवाइयाँ अपने तौर पर न कम करें न ज़्यादा करें, न डोजेज के उसके मुताबिक आप उससे खेलें। कोशिश ये कीजिए कि जब भी कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से आप रुजू कीजिए ताकि वो आपकी दवाइयों को एडजस्ट कर सके। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टेबल हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं स्टेबल हो रहे तो फिर आपको डॉक्टर जो है वो आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करेगा और कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है कि आप सिर्फ दवा पे रखे जाए, हो सकता है आपकी एंजियोप्लास्टी की जाए या हो सकता है आपको बाईपास तजवीज़ किया जाए। तो आप अपने डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल कीजिए, जैसा वो आपको कहता है वैसा आपको उसको अमल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या एंजाइना से बच सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए एंजाइना से बचने के लिए सबसे अहम तीन चीज़ ये कि आप अपने तर्ज ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील करें। नंबर सबसे टॉप बात यह है कि आप एक्सरसाइज करें। मैं पिछली कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि आपकी कम से कम 150 मिनट पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइज और 75 मिनट एक्सेसिव एक्सरसाइज या स्टेरॉइड एक्सरसाइज काफ़ी होती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो फौरी तौर पर सिगरेट को तर्क कर दें। अगर आपको वजन ज़्यादा है तो वजन को कंट्रोल कीजिए। डाइट के अंदर तमाम हर किस्म की चिकनाई जो भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली एनिमल फैट, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिठाइयाँ आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मिठाइयों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर आप डायबिटिक नहीं हैं।
अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपके लिए मुकम्मल तौर पे गैर मुनासिब होगा। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। ख़ास तौर पर रेड मीट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, वाइट मीट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने खुराक के अंदर आप सब्जियों को और फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर रखिए, यानी कि आपने एक बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करना है। एक अहम तरीन चीज़ मैं और बता दूँ कि स्मोकिंग में सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग नहीं होती है, बल्कि तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसका वही है जो नुकसान आप सिगरेट से लेते हैं वो तंबाकू से भी हो सकता है। तो आपको बराए मेहरबानी इन तमाम हिदायत पर अगर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अनजाना से आप तो बचे रहेंगे, या अगर अनजाना आपको हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पेश नहीं आए। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता आपकी इंटरवेंशन होती है, जिसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास होता है, उसके बाद भी आपने अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो रखना है ताकि आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, एंजियोप्लास्टी और बाईपास जो है वो एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, यानी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। आप अपनी बीमारी को बढ़ने से, अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करने से ही ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको किसी और मौजू के ऊपर कोई वीडियो, कोई एडवाइस चाहिए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना के पेश कर सकूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।